कल अपन जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपन ने, वो पढ़ा था आपके शाकंभरी के चौहान और उसका जो पहला पार्ट था, वो पढ़ा था। इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, शाकंभरी के चौहान है उनका सेकंड पार्ट और तो इसकी अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर अपन सबसे पहले अगर बात करें, तो आपके जो राजा थे उनका नाम क्या बताया जाता है? तो उनका नाम है बच्चों विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ को एक नाम से और पुकारा जाता है, इनको बीसलदेव भी कहते हैं। ठीक है? इनके शासनकाल की बात करते हैं, तो इनका शासनकाल माना जाता है आपका 1158 से लेकर के और 1163 ईस्वी तक इनका क्या है? शासनकाल है। अब इनकी देखिएगा खास-खास बातें क्या हैं? पहली बात मैं आप लोगों को पढ़ने से पहले बता देता हूँ, विग्रहराज चतुर्थ है, इसके सारे के सारे कंसेप्ट हैं, वो पूरे बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, एक आधे को छोड़ कर के, ठीक है? तो शुरू करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आता है कि विग्रहराज चतुर्थ था, इसने कहते हैं कि तोमरों को परास्त करके और जो दिल्ली था, उस दिल्ली के ऊपर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, ठीक है? तो ध्यान रखना बच्चों, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को परास्त किया और दिल्ली के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दूसरा देखो, दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ था, वह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला क्या बताया जाता है? तो पहला आपका चौहान शासक बताया जाता है। यानी कि चौहानों के अंदर सबसे पहले दिल्ली के ऊपर अधिकार करने वाला जो चौहान शासक था, उसका नाम क्या था? विग्रहराज चतुर्थ या फिर क्या कह सकते हैं? बीसलदेव। ओके? और इसने किसको पराजित किया? तो तोमरों को पराजित करके दिल्ली पे अधिकार किया। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा विग्रहराज चतुर्थ था, इसमें कहते हैं कि गजनी का एक शासक था जिसका नाम क्या था? खुसरो शाह है, ठीक है? इस खुसरो शाह को भी क्या कर दिया? परास्त कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा, एक राइटर है जिनका नाम बताया जाता है जयानक भट्ट, ठीक है? और जयानक भट्ट के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, पृथ्वीराज विजय, ठीक है बच्चों? इस पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक भट्ट के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को एक उपाधि दी गई और वो कौन सी उपाधि दी गई है? तो कवि बांधव की उपाधि दी गई है, ठीक है? अब ये कवि बांधव की उपाधि इनको क्यों दी गई थी? इसके पीछे कुछ एक विद्वानों का अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग बातें हैं, ठीक है? जो मोस्ट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? उसी को आप लोगों को ध्यान में रखना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वो क्या है ध्यान रखना, आपका विग्रहराज चतुर्थ है, ये कहते हैं कि जो कवि थे, ठीक है ना? जो कवि लोग थे, उनका बहुत बड़ा क्या बताया जाता है? आश्रयदाता बताया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कवि बांधव कहा जाता है। बच्चों 4 कांसेप्ट अपन ने पढ़े। इन 4 कांसेप्ट के अंदर मोस्ट कौन-कौन से हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, उनकी और बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिएगा, पहला, तोमरों को पराजित कर दिल्ली पे अधिकार किया, वेरी इंपोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। दूसरा देखिएगा, दिल्ली पे अधिकार करने वाला प्रथम क्या था? चौहान शासक था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया। आगे देखिएगा, तीसरा देखिएगा, जयानक भट्ट था, उसने किसकी उपाधि दी? तो कवि बांधव की उपाधि दी, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया। तो 3 चीज़ें यहाँ से बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, उसके बाद में आता है विग्रहराज की और अगर बातें करते हैं तो विग्रहराज था एक बहुत बड़ा एक विद्वान बताया जाता है, संस्कृत का एक बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसके द्वारा एक नाटक की रचना की गई और इनके नाटक का नाम क्या बताया जाता है? तो हरिकेली नाटक बताया जाता है। अब ये हरिकेली नाटक क्या था? तो बच्चों ध्यान रखना, एक संस्कृत भाषा का एक विद्वान है और उसका नाम है भारवी और भारवी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। उस किरातार्जुनीयम का जो अनुवाद है, उसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो उसको हरिकेली नाटक के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा, हरिकेली नाटक है, इसको ये जो हरिकेली नाटक है, तो ये ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ का। दूसरा देखिएगा, इनका विग्रहराज चतुर्थ का एक दरबारी विद्वान था, जिसका नाम था सोमदेव और इस सोमदेव के द्वारा ध्यान रखना एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम क्या है? तो ललित विग्रहराज बताया जाता है, ठीक है? दूसरा देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया और भी बात बताऊँगा इसकी मैं आपको। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर हरिकेली नाटक उसकी जो पंक्तियाँ थी, उन पंक्तियों को इसके ऊपर क्या करवाया? अंकित करवाया। बच्चों इस कांसेप्ट की 2 बातें और सुन लेना, ठीक है? देखिएगा जो संस्कृत विद्यालय बनवाया, उसका नाम था सरस्वती काष्ठाभरण। कहीं-कहीं पर उसको सरस्वती कंठाभरण के नाम से भी पुकारा जाता है,
ठीक है? लगभग 1154 के आसपास इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, ऐसा कहते हैं, ठीक है? और ये जो हरिकेली नाटक है, इसकी जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर केवल 2 जगह ही उत्कीर्ण की गई है। एक तो संस्कृत पाठशाला उसकी उसकी दीवारों के ऊपर, और एक ध्यान रखना, इंग्लैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है ब्रिस्टल। उस ब्रिस्टल शहर के अंदर राजा राम मोहन राय का मकबरा है। उस मकबरे की दीवारों के ऊपर हरिकेलन नाटक की पंक्तियाँ हैं, वो अंकित की गई है। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में आता है आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये जो संस्कृत पाठशाला है, इसको तोड़कर इसमें किसको परिवर्तित कर दिया गया? तो इसको ध्यान रखना, एक मस्जिद में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया। आगे चल कर के इसी मस्जिद के ऊपर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। इस कारण बच्चों इसको क्या कहा गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया था। मूल रूप से अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे किसमें परिवर्तित किया गया था? एक मस्जिद में परिवर्तित किया गया। लेकिन इसी मस्जिद के ऊपर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इस कारण 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आता है, विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर एक नगर बसाया जो आजकल टोंक में पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पर बीसलपुर बांध का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ओके। अगला देखिएगा, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा में एक कोटेशन या एक अपना निजी मत दिया, और वो क्या दिया? उसकी महत्ता निर्विवाद है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ की जो महत्ता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वह एक सेना अध्यक्ष के साथ-साथ एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला क्या माना जाता है? निर्माता माना जाता है। ये किसका कोटेशन है? तो ये विग्रहराज चतुर्थ का कोटेशन माना जाता है। देखिएगा बच्चों, इसमें मोस्ट बातें कौन-कौन सी हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई? हरिकेली नाटक किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, ठीक है? उसके बाद में ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा, ये भी पूछ लिया गया। इसके बाद में अगर और आगे बात करते हैं, तो ध्यान रखना, दूसरा जो आपका एक और आता है, उसकी बात करते हैं, तो ये संस्कृत पाठशाला, इसका निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, ये भी पूछ लिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया गया। कई बार पूछता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? तो अजमेर के अंदर है, ठीक है? ये वाला आ चुका है। उसके बाद देखिएगा, बीसलपुर बांध और बीसलपुर नगर का निर्माण करवाया, ये भी आ चुका। बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया और नगर बसाया, ठीक है? डॉक्टर दशरथ शर्मा वाला ना, ये आया नहीं है लेकिन बहुत मस्त है, इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ, इसके बारे में कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का समय वो सपाटलक्स के जो चौहान है, उन चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। बच्चों, स्वर्णकाल किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु का जिस राजा के काल में सबसे अधिक विकास होता है, वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। तो सांबर के चौहानों का या सपाटलक्स के चौहानों का सबसे अधिक जो विकसित काल माना जाता है, वह विग्रहराज चतुर्थ के काल को माना जाता है। इस कारण इनके काल को क्या कहते हैं? तो सपाटलक्स या सांबर के चौहानों का क्या कहलाता है? तो स्वर्णकाल कहलाता है। अगला देखिएगा, सोमदेव का एक कथन है जिसने ललित विग्रहराज की रचना की थी, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? विग्रहराज चतुर्थ वीरों में ही नहीं बल्कि विद्वानों में भी क्या था? अग्रणी था, ठीक है? विद्वानों का मतलब खुद भी विद्वान था, और दूसरे जो कविगण थे, साहित्यकार थे, उनको भी क्या था? आश्रय देता था। इसी कारण तो ध्यान रखना, सोमदेव के द्वारा है सॉरी, सोमदेव ने क्या है आपका ललित विग्रहराज लिखा, उसके अंदर इसकी विग्रहराज चतुर्थ की भूरि-भूरि क्या की है? प्रशंसा की है। आगे देखिएगा, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय है, ये पृथ्वीराज लिखा गया जयानक भट्ट के द्वारा। उस जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा गया है, जब विग्रहराज चतुर्थ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो कवि बांधव की जो उपाधि थी, वह क्या हो जाती है? निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की जो क्षमता थी, वह क्षमता अब किसी में रही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा शासक बचा ही नहीं, जो कवियों को क्या दे सके? आश्रय दे सके। इसी कारण तो ध्यान रखना, आपके विग्रहराज चतुर्थ को आपके जो जयानक थे, उनके द्वारा क्या कहा गया था? कवि बांधव की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किलहोरन, एक विदेशी इतिहासकार हैं, जिनके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा में लिखा गया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की क्या कर सकता था? ओड कर सकता था।
ठीक है? उनकी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि कालिदास भी संस्कृत के विद्वान हैं और भभूति भी किसके हैं? संस्कृत के विद्वान हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि विग्रहराज चतुर्थ उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान था। इसी कारण तो उनकी उनके लिए किलहोरन के द्वारा ये कथन कहा गया। दूसरा देखेंगे, उसके बाद देखिएगा अगला जो शासक आता है, उनका नाम बताया जाता है आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल है, वो 1177 से शुरू होता है और 1192 तक उनका काल माना जाता है। इनकी भी कुछ खास बातें पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, ये कहते हैं कि आपके शाकंभरी के जितने भी चौहान शासक थे, उनमें सबसे क्या माना जाता है, तो प्रसिद्ध बताया जाता है, सबसे प्रसिद्ध था ये। केवल 11 वर्ष की आयु के अंदर क्या बन गया? शासक बन गया। दूसरी बात 1182 ईस्वी के अंदर सतलज प्रदेश के भंडारकों को क्या किया? परास्त किया। ये बात बहुत अच्छी है बच्चों, इसको याद रखना। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी गई है कि भंडानक थे, उन भंडानकों को पृथ्वीराज तृतीय के दौरान कब पराजित किया गया? तो ध्यान रखना 1182 के अंदर भंडानक थे, ये ध्यान रखना। सतलज प्रदेश से आने वाली एक जाति थी, ठीक है? और ये आपके गुड़गाँव, हिसार का जो क्षेत्र था उसमें बस गई थी और इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहती थी। जिस जिस क्षेत्र के ऊपर पहले से ही किसका अधिकार था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। इस कारण कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनको यहाँ से परास्त किया और खदेड़ दिया। आगे देखिएगा 1182 ईस्वी के अंदर महोबा के चंदेल शासक थे जिनका नाम क्या था? परमर्दी देव। इस परमर्दी देव को भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा और क्या कर दिया गया था? परास्त कर दिया गया, ठीक है? इनके मध्य 1182 ईस्वी के अंदर जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं महोबा का युद्ध कहते हैं, ठीक है? लिखा ना महोबा, महोबा का युद्ध कहते हैं, इसको रात्रि का युद्ध कहते हैं, इसको तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, बुलंदशहर के पास, ठीक है? आगे देखिएगा, ये जो युद्ध था महोबा वाला इसके अंदर परमर्दी देव के 2 महान योद्धा मारे गए, ठीक है ना? जिसमें एक का नाम क्या था? आह्ला और दूसरे का नाम क्या बताया जाता है? उदल, ठीक है बच्चों? बहुत बार पूछा गया, याद रखना। अगला आता है कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल था, उसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परास्त किया और उसकी बेटी संयोगिता थी, उसका क्या करके अपहरण करके उसके साथ में गंधर्व विवाह किया था। अब इसमें कौन-कौन से कस कंसेप्ट हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए गए? ये वाला एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया, इसको याद रखना। दूसरा 1182 के अंदर महोबा का युद्ध, परमर्दी देव चंदेल को परास्त किया, ये पूछ लिया गया। आला उदल कौन से युद्ध में मारे गए? रात्रि के युद्ध या महोबा के या तुमुल के युद्ध में मारे गए, ठीक है? और ध्यान रखना जयचंद गैडवाल को क्या किया था? परास्त किया। तो ये यहाँ से बहुत बार पूछे गए। इनको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरह से क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला देखिएगा ट्राइन के युद्ध। ट्राइन के 2 युद्ध होते हैं, ठीक है ना? पहले ट्राइन के युद्ध की अगर बात करते हैं तो पहला ट्राइन का जो युद्ध था, ये आपका ध्यान रखना कब लड़ा गया था? तो ट्राइन का प्रथम युद्ध था, ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी के अंदर, ठीक है? और किस-किस के मध्य हुआ? एक साइड के अंदर थे पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे और दूसरी साइड के अंदर कौन था? मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी बुरी तरह से क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। उसके बाद में अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने ठीक 1 साल बाद में दोबारा उसी मैदान के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर दोबारा अटैक किया जिसको क्या कहते हैं? ट्राइन का दूसरा युद्ध कहते हैं और इसके अंदर ध्यान रखना वही पक्ष थे, एक साइड में पृथ्वीराज चौहान था और एक साइड के अंदर कौन था? मोहम्मद गौरी था। लेकिन इस बार परिणाम क्या रहा? विपरीत रहा। पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी परास्त हुआ, लेकिन इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? फतह रहता है, जीत जाता है और इस युद्ध के जो परिणाम थे वो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। क्या-क्या परिणाम थे? एक तो ध्यान रखना चौहान राज्य था, उस चौहान राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है? या कह सकते हैं कि यहाँ से उनका पतन था वह शुरू हो जाता है और भारत के अंदर तुर्की जो शासन था उस शासन की क्या पड़ती है? नींव पड़ती है। तो बच्चों इसके अंदर एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा गया? दोनों तो युद्ध पूछ लिए गए, ठीक है? इनका टाइम है वो बहुत बार पूछा गया है तो दोनों जो युद्ध है उनका टाइम याद रखना। किस-किस के मध्य हुआ? ये भी बहुत बार पूछ लिया गया, ठीक है? तो 2 पक्षों में हुआ, दोनों पक्षों का आपको याद रखना है। हार-जीत भी आपको याद रखनी है। इसके परिणाम क्या हैं? तो इसका परिणाम सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम माना जाता है, वो ये वाला माना जाता है कि भारत के अंदर तुर्की राज्य था, उसकी क्या पड़ी थी? नींव पड़ी थी। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद देखिएगा, संयोगिता की जो कहानी है, जो कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल था, उसकी क्या मानी जाती है? पुत्री मानी जाती है। उसकी कहानी को असत्य मानने वाले, झूठी मानने वाले जो इतिहासकार हैं, वो कौन-कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, वो संयोगिता की कहानी को क्या मानते हैं? झूठा मानते हैं, ठीक है? असत्य मानते हैं। डॉक्टर रोमिला थापर है, वो भी इसको असत्य मानती है। इसके अलावा डॉक्टर
आर.एस. त्रिपाठी हैं, ये भी इसे क्या मानते हैं? असत्य मानते हैं। इसके अलावा देखिएगा, संयोगिता की कहानी को सत्य मानने वाले जो इतिहासकार हैं, उनकी भी अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कौन-कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और सी.वी. विद्ये, ठीक है? सारे के सारे इतिहासकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और याद रखना है अलग-अलग बच्चों, ये 10th की पुस्तक के अंदर बिल्कुल एकदम क्लीन और कट लिखा हुआ है। आगे आता है अबुल फजल है, उस अबुल फजल के द्वारा भी संयोगिता की जो कहानी है, उस कहानी का क्या किया गया है? तो वर्णन किया गया है। तो ये थी बच्चों ध्यान रखना आज की क्लास और इस क्लास के अंदर मैंने आपको जो शाकंभरी के चौहान है या फिर कह सकते हैं कि शाकंभरी के चौहान और अश्वमेध के चौहान है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कौन-सी बुक? तो अपन बच्चों बुक पढ़ रहे हैं कौन-सी? 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ओके, बाय-बाय। और बच्चों, हो सके तो ध्यान रखना पिछली क्लास भी देखना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।